गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स is generally what? It is a document given by a company as an evidence of debt. तो कंपनी को जो फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो शेयर इशू करे या वो डिबेंचर इशू करे या किसी बैंक से लोन ले। सो डिबेंचर्स जब कभी भी कंपनी इशू करती है तो इसका अर्थ ये हो गया कि कंपनी लोन ले रही है, कंपनी उधारी ले रही है और कंपनी अपने शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है। ठीक है। और ये जो डिबेंचर इशू होता है इसके अगेंस्ट में कंपनी कभी चार्ज क्रिएट करती है, यानी कुछ एसेट्स ऐसा होता है जो कि कंपनी सिक्योरिटी के हिसाब से डिमार्क करती है। ओके। तो डिबेंचर कैट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट बाय द कंपनी। ओके। और इसका मोड ऑफ रीपेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड आफ्टर विच द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विल बी रिपेड, ये सारा पहले से ही क्लैरिफाइड रहता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, डिबेंचर्स का अकाउंटिंग करने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि डिबेंचर्स एक्चुअली है क्या और ये शेयर की तुलना में कैसे अलग है, शेयर्स के साथ ये किस किस मामले में अलग है। ओके। तो जो कोई भी शेयर्स खरीदता है ही बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, वेरेज जो डिबेंचर खरीदता है उसका स्टेटस लोन होल्डर के हिसाब से होता है। ओके। दूसरा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है रीपेएबिलिटी। डिबेंचर्स को कंपल्सरी रिडीम्शन करना होता है, यानी एक फिक्स्ड पीरियड के बाद डिबेंचर्स के पैसे लौट जाते हैं। शेयर्स के पैसे कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं लौटते। एकमात्र प्रेफरेंस शेयर में कैटेगरी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनका ही पैसा लौटता है। तीसरा है डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। जो फेस वैल्यू है डिबेंचर का, एक डिबेंचर का, उससे कम में आप डिबेंचर्स होल्डर को इशू कर सकते हैं, मगर शेयर्स आप पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। चौथा है कन्वर्टेबिलिटी। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, मगर शेयर्स कभी भी डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके। अर्थात जो कंपनी के लोन होल्डर्स हैं उनको आप ओनर्स बना सकते हो, बट यू कांट कन्वर्ट द ओनर्स ऑफ द कंपनी इनटू लोन होल्डर्स। क्लियर? और जब कंपनी वाइंड अप होती है उस हालत में आप डिबेंचर होल्डर्स का जो ड्यू है उसको पहले पे ऑफ करते हैं। डिबेंचर्स को पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उससे फिर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करते हैं। ओके। ये था डिफरेंस डिबेंचर्स और शेयर्स का। आप समझेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के पोजीशन में क्या फ़र्क है। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लिए लेंडर होते हैं, लेंडर ऑफ फंड्स, वेरेज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके। दूसरा क्या है, जो भी डिबेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट करता है उसे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, irrespective of the fact that the company is earning profits or losses. डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना कंपनी के लिए बाध्यता है, वेरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। और वो भी क्या, जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हुए हो तब, और कंपनी ने सारे देनदारी कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बाद कुछ बैलेंस बचता है तो उस अमाउंट से
उस बचे हुए अमाउंट से शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे ऑफ होता है। तीसरा, डिबेंचर होल्डर्स के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं है। दे डोंट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वेयरएज जो भी बोर्ड का गठन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो शेयर होल्डर्स के बीच के ही लोगों से होता है। चौथा, डिबेंचर होल्डर्स कंपैरेटिवली सेफ हैं, अर्थात उनके पैसे कह लीजिए, उनके रिटर्न्स कह लीजिए, उनके इंटरेस्ट कह लीजिए, वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। उसकी तुलना में शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, अर्थात अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो फिर उस साल उनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। नाउ वी गो टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का क्लासिफिकेशन पहले हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जिन डिबेंचर्स पे कंपनी ने मॉर्गेज किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है, उन्हें हम कहते हैं सिक्योर डिबेंचर। ओके, और जिन डिबेंचर्स में कोई भी चार्ज या मॉर्गेज नहीं है, उसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। जिन डिबेंचर्स पे कंपनी के द्वारा एक फिक्स्ड अवधि के बाद, फिक्स पीरियड के बाद पैसे लौटा दिए जाते हैं, उसे कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और जिस डिबेंचर के पैसे नहीं लौटते उसे हम कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। मगर अभी ये मैंडेटरी हो गया कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं करेगी। ओके, तीसरा है रजिस्टर्ड डिबेंचर और अनरजिस्टर्ड या बेयरर डिबेंचर। तो जो डिबेंचर्स रजिस्टर्ड होता है उसको आप ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हो तो उसको सही तरीके से पहले आप ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स को एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफ़र डीड के मुताबिक। और बियरर जो है, बियरर डिबेंचर जो है, आप केवल हैंड ओवर कर देने से ही उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, इट इज सिमिलर टू अ क्रॉस चेक एंड अ बियरर चेक। चौथा है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जिन डिबेंचर्स पे ये ऑप्शन है कि आप इसे शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। और जिस पे ये ऑप्शन नहीं है उसे कहते हैं हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, तो ये एक था डिबेंचर्स के बारे में ओवरऑल व्यू। Now we come to the accounting methods of how do we account for issue of debentures. Okay, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जैक्टली शेयर्स के तरीके का है। जिस तरीके से शेयर में अपने 4 इंस्टॉलमेंट था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एग्जैक्टली वैसे ही डिबेंचर्स पर भी हम भी वही एंट्रीज पास करते हैं। फर्क क्या है? वहां पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहां पे शेयर डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे। उसमें अमाउंट जो था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहां पे डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे बस। रेस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेट रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज एग्जैक्टली द सेम एंड दैट इज सेम एज इश्यू ऑफ शेयर्स। तो लेट्स सी सम्स। एक नंबर सवाल देखेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। कार्बन लिमिटेड इश्यूड 2008% डिबेंचर्स ऑफ 100 each payable as 25 on application, 25 on allotment and 50 on first and final call. Applications were received for all the debentures along with the application money and allotment was made. Call money was also received, passed necessary journal entries in the books of the company. तो ये जो सवाल है इसमें we will be passing entries similar to that of issue of shares. Okay, so let's see how we solve the sums.
देखिए डिबेंचर इश्यूज जो है ना वो बहुत तरीके से हो सकता है, मगर जब हम डिबेंचर इशू करते हैं कैश लेकर, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में मान लीजिए हम कोई एसेट खरीद रहे हैं या कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसका एंट्री अलग होता है। फिलहाल आज जो हम लोग इस वीडियो में जो सवाल सॉल्व करेंगे दैट विल बी इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो जब हम कैश के अगेंस्ट में डिबेंचर इशू करते हैं तो वी कैन हैव इट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। तो एक नंबर सवाल में हमें 3 इंस्टॉलमेंट दे रखा है, एक है एप्लीकेशन, एक है अलॉटमेंट, एक है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो देखिए जब कंपनी डिबेंचर इशू करता है तो पहले आप पास करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, आपने 2000 डिबेंचर इशू करे हैं और एप्लीकेशन का रेट है 25 रुपया, तो यू आर गेटिंग 50,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। यही एंट्री एग्जैक्टली शेयर्स में भी होता है, बस वहां पे क्या होता है 2 शेयर एप्लीकेशन होता है, अपने यहाँ पे 2 डिबेंचर एप्लीकेशन किए हैं। नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25, 50,000 50,000। ओके, अब सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करते थे कि शेयर्स के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरा एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। ये जो प्रेफिक्स होता है 8%, ये है इंटरेस्ट रेट। डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी है, तो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट देना है ये आप मेंशन करते हैं। ओके, तो जो अमाउंट मिला था वो अपने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया, बीइंग अमाउंट क्रेडिटेड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, अब अलॉटमेंट से क्या है कि पहले अपने डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद बैंक वाली एंट्री दिखाएंगे। यही चीज़ हम लोग शेयर्स में भी करते थे, पहले कैपिटलाइज करते थे उसके बाद बैंक वाली एंट्री दिखाते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स 50,000 50,000 बीइंग अबाउट ट्रांसफर टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। अब बैंक वाला एंट्री ट्रांसफर करेंगे, पास करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 50,000 50,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 2000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 25। तो ये हो गया हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट तक। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठे दिया हुआ है, क्या एंट्री पास करेंगे? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 25 रुपये एप्लीकेशन, 25 रुपये अलॉटमेंट, बाकी बचे 50 रुपये। तो पूरे 50 रुपये आप यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को इकट्ठे दिखा दिए। नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट क्रेडिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ओके, ये ट्रांसफर कर दिया आपने। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो बैंक एंट्री है वो पास करेंगे। लास्ट एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये। नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 2000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹50। So this was a very simple sum similar to that of issue of shares. Okay, so let's see one more sums. 5 नंबर सवाल देखेंगे। कंवर लिमिटेड इशूड 3000 डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30 रुपये। यानी जो डिबेंचर का फेस वैल्यू है, आप उस फेस वैल्यू से ऊपर में इशू कर रहे हैं, है ना। मगर यहाँ पे जो प्रीमियम है 30 रुपये का, ये आप एक बार में नहीं लेकर 2 बार ले रहे हो। कब ले रहे हो? 30 रुपये आपका एप्लीकेशन रेट है, मगर उसमें 10 रुपये आपने प्रीमियम डाल के रखा हुआ है। यानी योर एक्चुअल रेट ऑफ एप्लीकेशन इज फॉर 20 रुपीज। 40 रुपये आपने अलॉटमेंट के लिए रखे हैं, चार्ज करे हैं, जिसमें कि 20 रुपये प्रीमियम। यानी अलॉटमेंट का एक्चुअल रेट कितना है? 20 रुपया। यानी 20 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, बचा कितना?
बच गया 60 रुपया। ओके, तो वो हो गया बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, अब जो है एप्लीकेशन से रिसीट फॉर 3000 डिबेंचर, 3000 इशू करे, 3000 हमको मिला है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है ये। ओके, अलॉटमेंट कॉल वॉज मेड एंड अमाउंट फॉर ड्यूली रिसीट पाथ नेक्स्ट जनरल एंट्री। पिछले सवाल के कंपैरिजन में इसमें केवल क्या है, केवल प्रीमियम का एंट्री हमको एक्स्ट्रा पास करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द एंट्री रिमेन्स सेम। लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखिए 30 रुपये का रेट था और आपने 3000 डिबेंचर इशू करे हैं, तो पहला एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90,000। ओके, नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 3000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 30। यहाँ पे अपने भी प्रीमियम और डिबेंचर के पैसों को अलग नहीं करेंगे, वो होगा नेक्स्ट एंट्री में। अब जो एप्लीकेशन का पैसा आया था उसको अपने डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, कितना करेंगे, ओनली 20 रुपीज़, बिकॉज दैट इंक्लूड्स 10 रुपीज़ एज प्रीमियम। तो क्या एंट्री बनेगा इसका, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू 10% डिबेंचर कितना 20 रुपये के हिसाब से 3000 शेयर पे, दैट इज 60,000 रुपीज़। टू SPR 10 रुपये के हिसाब से 3000 डिबेंचर पे, दैट इज 30,000 रुपीज़। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपने अलॉटमेंट में डिबेंचर को ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000, सॉरी हाँ 1,20,000, क्योंकि उनका 40 का रेट था, 20 का अलॉटमेंट था और 20 रुपया SPR था। ओके, तो 40 के हिसाब से 3000 से पे 1,20,000 टू 10% डिबेंचर 60,000, 20 के हिसाब से टू SPR 60,000। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, अब हम बैंक अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टोटल मिला के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और अलॉटमेंट का पैसा, टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,20,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40। अब इसके बाद पास करेंगे अपने कॉल्स का एंट्री, क्या होगा इसका एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स 1,80,000 60 रुपये के हिसाब से। ओके, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो ये हमने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके बाद जो है वो अपने एंट्री पास करेंगे, दैट इज द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो रिसिप्ट का एक सिंपल एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,80,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 60। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, बहुत इजी चीज़ था ये, बिकॉज दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस। नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट विल बी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है कैश के एवज में नहीं, मगर किसी एसेट को खरीदती है या कोई बिजनेस खरीदती है, तो जब वहाँ पे कंपनी पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री कुछ अलग होता है, जो अभी हमने किया है उसके हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगा। Till then, keep studying, and if you have any problems or questions or queries, you can write in the comment box. And please do like, subscribe, and share this channel as much as you can. Okay.